आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 19 जून 2025 को ये पेपर हुआ है। सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे हैं उसको मैं एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करूँगा। और आप जानते भी हैं कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, तो उसके लिए ये एक तरफ से प्रैक्टिस का काम करेगा। तो चलिए बिना आपका कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले उस कार्य को 56 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसी कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो देखिए ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में कर दे रहे हैं, तो ये 14 दिन में कर रहे हैं। ए अकेले कितने दिन में कर दे रहा है, तो 56 दिन में कर दे रहा है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। तो 14 से भाग करूंगा तो 14 चौको 56 हो जाएगा, और 56 से भाग करूंगा तो एक बार चला आएगा। तो ए और बी की संयुक्त एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। ए की कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी हम निकाल देंगे, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 क्या हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी। और बी को उसी काम का 3/4, तो टोटल काम 56 है, इसका 3/4 अगर मैं निकाल दूं तो 56 गुणे 3 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसको बी से कराना है, बी की एफिशिएंसी है 3, तो 3 से भाग कर दूंगा तो ये 3 से 3 कट जाएगा। 4 से 56 में भाग करूंगा तो 14 बार चला जाएगा, यानी कि 14 दिनों में बी क्या करेगा, इसका 3/4 भाग पूरा करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 52% खर्च करता है, वह प्रति माह 7,740 बचाता है, तो उसका मासिक खर्च कितना होगा। तो देखिए 52% अगर खर्च करता है, इसका मतलब 48% क्या करता होगा, बचाता होगा। और इसी 48% की वैल्यू दिया है कितना, तो 7,740 दिया है। आपसे 52% की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल दूंगा। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7,740 और डिवाइडेड बाई 48 हो जाएगी, और इंटू 52% की वैल्यू निकालनी है, तो 52 से क्या करूँगा, मैं गुणा कर दूंगा। बस इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए 4 से कट कर लेता हूँ तो एक बार, ये 2 बार हो जाएगा। और 4 से कट कर लेता हूँ तो 13 चौक को 52 हो जाएगा, तो ये 13 बार चला जाएगा। 12 से इसको कट कर लेता हूँ तो 12 छके 72 हो जाएगा, और 5 54 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, 6 60 हो जाएगा, 12 पचे 60 हो जाएगा, और इंटू 13 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, तो 5 × 15, लास्ट में 5 आएगा, और लास्ट में 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 7x + 1 = 0 के मूल ज्ञात करिए। तो इसके मूल ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि सिद्धाचार प्रमेय होती है। ये होती है कि -b प्लस माइनस रूट में होता है b² - 4ac, और डिवाइडेड बाई कितना होता है, तो 2a होता है। तो बस इस पे वैल्यू रख देंगे। तो b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, जो कि -7 है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। प्लस माइनस रूट में b², यानी कि -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। -4 इंटू a की जगह पे क्या है, तो 3 है, और c की जगह पे क्या है, तो 1 है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू a की जगह पे 3 है। रख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, तो 49 में से 4 × 12 मैं घटा देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये 3 यानी कि 37 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 3 दूना की 6 हो जाएगा। तो इसके जो दोनों मूल होंगे, एक क्या हो जाएगा, 7 प्लस करड़ी में 37 और बटा 6 हो जाएगा, और दूसरा जो मूल हो जाएगा बस इसकी जगह पे माइनस हो जाएगा। और ये किस में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि नीचे देखिए 6 दोनों में है, यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1.5 है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें 1.5 दोनों में है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पहली संख्या का 18% दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है, तो कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा। तो पहली संख्या को x में मान लेता हूँ, तो x का 18% ये किसके बराबर है, तो दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है, यानी कि y के किसके बराबर है, तो 4/5 के बराबर है। तो देखिए इस 4/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए मैं 100 से गुणा कर देता हूँ। तो 100 से गुणा करूँगा तो इसको मैं लिख क्या सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ, तो 5 से कट करूँगा तो ये
20 बार चला जाएगा, 20 चौक को कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ और सिंप्लीफाई करके, तो x गुणे 18% ये बराबर किसको हो जाएगा y गुणे 80% के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, आपसे पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तो x/y ये कितना हो जाएगा, तो 80/18 हो जाएगा। 2 से कट कर लेता हूँ तो ये 40 बार चला जाएगा और ये 9 बार चला जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो 40:9 इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु के 6 गुने और बी की वर्तमान आयु के 4 गुने का जो योग है वो 156 है। तो जैसा बोल रहा है वैसा मैं लिख दे रहा हूँ। तो 6A और प्लस 4B ये किसके बराबर है, तो 156 के बराबर है। आगे कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु का 2 गुना यानी कि 2B ए की वर्तमान आयु के 9 गुने से 30 वर्ष अधिक है। तो ए की वर्तमान आयु के 9 गुने से क्या है, तो 30 वर्ष अधिक है। इसका मतलब अगर इसमें 30 में जोड़ देता हूँ तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए ऊपर जो है वो आपका 4B है, तो इसको भी मैं क्या करूँगा 4B बदल लूँगा। तो ये हो जाएगा 4B बराबर किसके हो जाएगा, तो 9 दूना के 18A और प्लस 30 दूना कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। इस 4B की वैल्यू इसमें मैं रख दूँगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 6A और प्लस हो जाएगा 18A और प्लस 60 ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 156 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, तो 24A ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 56 में से 60 में घटा दूँ तो 56 इधर और 4 इधर यानी कि 96 हो जाएगा। और ए बराबर यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 24 चौक को 96 होता है यानी कि 4 निकल के आ जाएगी। और जैसे ए की वैल्यू 4 निकल के आ जाएगी, आप इस इक्वेशन में या किसी भी इक्वेशन में आप रख के बी की वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 9 चौक को 36 और 36 में अगर 30 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो 33 क्या हो जाएगा, ये बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आपसे जो पूछ रहा है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा। तो अगर यहीं पे इसका योग निकाल दें तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, तो 33 में अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो 37 हो जाएगा। और 9 वर्ष बाद तो दोनों में 9 और 9 बढ़ेगा यानी कि 18 बढ़ जाएगा दोनों में, तो 18 जोड़ दूंगा तो 8 7 15 लास्ट में 5 आ रहा है और लास्ट में 5 सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक यात्रा का 1/3 भाग 31 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर किया जाता है। अगला 1/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है तथा शेष यात्रा 34 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाती है। कह रहा है कि पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितनी होगी ये आपको बतानी है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि जो टोटल जो दूरी है वो कितनी है, तो 3 किलोमीटर है, ये मैं माना हूँ, ठीक है। तो 1/3 मतलब एक जो हिस्सा है वो किस स्पीड से तय कर रहा है, तो 31 से एक हिस्सा। आगे का जो अगला 1/3 है यानी कि अगला एक जो हिस्सा है उसको 4 किलोमीटर प्रति घंटे की, और शेष तो शेष कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा। इसको 34 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय कर रहा है। तो औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी जो कि 3 है और कुल दूरी तय करने में लगा समय। तो एक को अगर 31 से तय करेगा तो 1/31 समय लगेगा, प्लस एक को अगर 4 से तय करेगा तो 1/4 लगेगा, प्लस एक को 34 से तय करेगा तो 1/34 लगेगा। बस इसको सॉल्व करके वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो देखिए ऊपर तो 3 है, नीचे इनका एलसीएम निकाल के जोड़ देते हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 31 अभाज्य संख्या है, 34 आपका हो जाएगा और इस 4 में एक 2 बचा हुआ है तो इस 2 का गुणा कर लेंगे तो यानी इतना एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कर लूँगा तो 31 से भाग करूँगा तो ये 34 गुणे 2 बार चला जाएगा, 34 दूना कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। और प्लस 4 से भाग करूँगा तो ये 31 गुणे 17 बार चला जाएगा, तो इसमें गुणा कर लेता हूँ। प्लस 34 से अगर भाग दूंगा तो 31 दूना के 62 बार चला जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 31 गुणे 34 और गुणे 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो इन सबको जोड़ लेते हैं। तो देखिए 68 और प्लस 62 ये कितना हो जाएगा, तो ये 8 2 10 हो जाएगा और 6 6 12 1 13 यानी कि 130 हो जाएगा। 17 से अगर इसमें गुणा करते हैं तो 17 का में 17 हो जाएगा, 17 ते 51 और एक कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा यानी कि 527 हो जाएगा। इसमें 527 में अगर जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा 7 3 2 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा यानी कि 657 हो जाएगा।
भाग दे देते हैं तो देख लेते हैं कितनी बार चला जाता है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से कट कर लेंगे तो 3 दूना के 6, 1 2 27, 3 और 27 हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, तो 34 दूना के 68, 68 में 31 का गुणा कर लूँगा मैं। तो 68 में अगर 31 का गुणा करूँगा ये हो जाएगा 68 हो जाएगा, और 8 3 24 हो जाएगा, 6 3 18 और 2 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 6 4 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2, यानी कि 2108 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो 219 हो जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, तो देखिए 210 है ऊपर और ये 219 है, इसका मतलब 9 बार चला जाएगा। और 9 से शुरुआत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई आपको दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 2.8 मिनट में पार कर देती है, तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच का अंतर कितना होगा। तो देखिए इस ट्रेन के द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो अपनी लंबाई जो कि 1495 दिया है, और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है इन दोनों के बराबर दूरी तय करेगी। स्पीड कितनी है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। और इंटू समय कितना लग रहा है, तो 2.8 मिनट लग रहा है। सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 60 से गुणा कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करके पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 18 ત્યાં कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं तो देखिए इस जीरो से ये दशमलव आपका हट जाएगा। 6 पचे 30 ત્યાં 90 हो जाएगा, यानी कि 28 गुणे कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, 7 9 दूना के 18 और 7 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। इसमें से मैं क्या करूँगा, तो 1 4 9 5 घटा दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 में से 4 जाएगा 0 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी। आपसे इनके बीच का अंतर पूछ रहा है, तो बस मैं क्या करूँगा, तो इसमें से 1025 में घटा दूंगा। तो जब घटाऊंगा तो लास्ट में आपको 0 दिख रहा है, और लास्ट में 0 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालेंगे तो भी आपका आंसर इतना ही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से 46.36 कम है तो उस डेटा की माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक होगी। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन को बेसिक से करना बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। अगर आप इस शुरू से इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप इससे बहुत अच्छी तरीके से आप समझ भी चुके होंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको सॉल्व करूँगा। तो बस क्या करूँगा, मैं ये जो वैल्यू दिया है जितना कम है इसमें बस 2 से भाग कर दूंगा। तो 2 से भाग करूँगा तो 23 दूना के 46 हो जाएगा, 18 दूना के 36, यानी कि 23.18 इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन बी बराबर और √3/2, तो जैसे देखिए तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कि साइन बी ये बराबर किसका हो जाएगा, तो साइन में कर्ण में 3/2 किसका मान होता है, तो साइन 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर कर दूँ तो बी का मान कितना हो जाएगा, तो 60 अंश हो जाएगा। बस रख देता हूँ जो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए √3 हो जाएगा इंटू कोस 60 अंश का मान कितना हो जाता है, तो ये होता है 2/कर्ण में 3 होता है, और प्लस 60 अंश का मान कितना होता है, तो ये होता है 2 होता है, और -4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, घटा देंगे 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या जो कि 16.2 दिया है आपको और चाप की लंबाई 5 इकाई दिया है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आर इंटू एल, यानी कि जो इस चाप की लंबाई दिया है, तो रख दूंगा। तो 1/2 आर की लंबाई कितना दिया है, तो 16.2 दिया है, और एल यानी चाप की लंबाई कितना दिया है, 5। सिंप्लीफाई करूँगा तो 2 से कट करूँगा तो ये 8 बार, और ये 1 बार गुणा करूँगा तो 5 और 8 पचे 40 हो जाएगा, यानी कि 40.5 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18%, 24% और 18% की 3 क्रमिक छूटों के बाद अंकित मूल्य का प्रभावी मूल्य प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। तो मैं 18 और 18 दोनों को एक साथ लेके सक्सेसिव डिस्काउंट वाले फार्मूले पे एकल छूट मैं देख लेता हूँ कितना होगा। तो 18 दूना का हो जाएगा 36, और 18 में 18 का गुणा करूँगा तो 324 होता है, एक स्थान पर दशमलव लग जाएगा तो 3.24 हो जाएगा। घटा देंगे तो 100 में से अगर 24 में घटाता हूँ तो ये हो जाएगा 76 हो जाएगा,
और यहाँ पे 35 में से अगर 3 में घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, यानी कि 32.76 इस एकल छूट के बराबर हो जाएगी। और प्लस क्या हो जाएगा, अब 24 पे इसको लगा देता हूँ मैं, तो प्लस 24 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 32.76 और गुणे 24 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 0.76 हो जाएगा, जोड़ूंगा तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस इसमें अगर इसका गुणा कर लेते हैं तो इसको मैं 25 माइनस 1 इस 24 को मान लेता हूँ, तो 25 से पहले गुणा कर लेता हूँ, तो 25 छक्का 115 हो जाएगा और 25 से 175 और 15 कितना हो जाएगा, तो 80 90 हो जाएगा, यानी कि 19 हो जाएगा। और 25 होने के 50 60 और 9 69 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। और 25 × 75 75 और 6 कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। कितने स्थान पे दशमलव है, तो 2 स्थान पे है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 25 से गुणा करने के बाद 1 से गुणा करूंगा मैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 32.76 हो जाएगा। घटा देता हूं मैं इसमें से, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 4 और ये 2 24 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 11 11 में से 3 जाएगा तो 8 और 3 11 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 से भाग करूंगा तो 0.2 स्थान और इधर खिसक के आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 7.86 और 4 होगा। चूँकि 2 स्थान तक आपको बताना है तो इस 24 को क्या करूँगा मैं हटा दूंगा, तो हटा दूंगा तो घटाऊंगा तो देखिए 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 5 बचेगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा और ये कितना बचेगा 4 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 स्थान पर दशमलव, यानी कि 48.9% की क्या हो जाएगी, एकल छूट हो जाएगी। तो देखिए ये क्या हो जाएगी, आपकी एकल छूट हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य का प्रभावी मूल्य कितना होगा, तो मैं बस क्या करूँगा 100 में से इसको घटा दूंगा, तो 100 में से घटाऊंगा तो आंसर कितना हो जाएगा 51.10 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 5 और 14 का चतुर्थ अनुपाती ए और 10 के तृतीयानुपाती के बराबर है, तो ए का मान कितना होगा। तो देखिए 7 5 और 14 का चतुर्थ अनुपाती क्या हो जाएगा, तो 7/5 ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 14/x के बराबर हो जाएगा। तो 7 से अगर भाग करूंगा तो ये 2 बार चला जाएगा, तो 5 दूना के 10, यहाँ से x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 10 है ये बराबर किसके हैं, तो a और 10 के तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा, तो 10 × 10 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो ये a हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 10 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद 8,640 हो जाती है, तो समान राशि पर समान दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि मूलधन जो है यानी P जो है वो कितना है, 100 है। ठीक है, तो इस पे 20% अगर ब्याज लग रहा है तो 3 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, इस पे तो 60% का ब्याज हो जाएगा। तो 100 पे 60% अगर ब्याज लग रहा है तो बढ़ की राशि कितनी हो जाएगी, तो 160 हो जाएगी। और इसी 160 की वैल्यू आपको दिया कितना है, तो 8 6 4 और 0 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि 40 की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि 1 साल का ब्याज 20% है तो 20 होगा और दूसरे साल का कितना हो जाएगा, 20 गुणा कर दूंगा, यानी कि 40 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दोनों साइड 4 से भाग करूँगा, तो 4 से भाग करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। और इधर जब 4 से भाग करूँगा तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 कम 4 2 24, 6 बार चल जाएगा, यानी कि 2160 क्या हो जाएगा, ब्याज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेक्षण जो आपको दिए हैं, बहुलक इसका आपको पूछ रहा है। तो मैं बता चुका हूँ कि बहुलक वह आंकड़ा होता है जिसकी बारंबारता या जो सबसे अधिक बार आया हो। तो आप चेक कर लीजिए, तो 32 में देख लेता हूँ कितनी बार आया है, तो 32 आपका 1 बार आया है, 2 बार 32 आया है, तो ये कितनी बार लिख देता हूँ, 2 बार। 25 देख लेता हूँ कितनी बार आया है, तो 25 आपका 1 बार आया है, यानी कि सिर्फ 1 बार ही आया है, तो ये 1 लिख लेता हूँ। 35 देख लेता हूँ, तो आपका 35 1 बार हो गया, और कहाँ 35 दिख रहा है, तो कहीं नहीं, तो ये भी 1 बार हो जाएगा। 27 देख लेता हूँ, तो 27 आपका 2 बार यहाँ पे, 3 बार यहाँ पे, यानी कि 2 से जैसे ही अधिक हो जाएगा तो बाकी मैं आगे चेक नहीं करने जाऊँ कितनी बार आया है। तो इन सब में सबसे अधिक आपको 27 ही दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने 10% की हानि पर एक पुस्तक 225 में बेची,
तो 10% की हानि का मतलब कितने में बेचा होगा, तो 90% में बेचा होगा। और इस 90% की वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 225 दिया है। आपसे पूछ रहा है कि 24% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे पुस्तक को किस मूल्य पे बेचना चाहिए। तो 24% का लाभ मतलब 124 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो बस मैं क्या करता हूँ, निकाल देता हूँ। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो 225 और बटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आपसे 124 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 225 और डिवाइडेड बाई 90 हो जाएगा और इंटू 124 हो जाएगा। वैल्यू इसको सॉल्व करके हम निकाल देते हैं। तो 9 से कट करूँगा तो 9 दूना के 18, 4 45, 9 पचे 45 हो जाएगा। 10 हो जाएगा, 5 से कट करूँगा तो ये नीचे 2 हो जाएगा और ऊपर 5 हो जाएगा। 2 से कट कर लेता हूँ तो 6 बार हो जाएगा और ये 2 बार हो जाएगा। गुणा कर लेता हूँ तो 5 दूना के 10, लास्ट में 0 सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 6 पचे 30 और 1 31 यानी कि 310 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करिए। अपना जो उत्तर और दशमलव के 2 स्थान तक आपको बताना है। तो गोले का आयतन कितना होता है, तो ये होता है 4/3, पाई की वैल्यू आपको 22/7 रखनी है और आर क्यूब होता है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4.2 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी, यानी कि 4.2 और बटा 2 करेंगे तो ये 2.1 हो जाएगा। तो क्यूब है तो 3 बार इसका क्या करूँगा, मैं गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए 7 या 21, 21 आपका कैंसिल हो जाएगा यानी कि 0.1 हो जाएगा। 2 से कट करूँगा तो ये 2.1 हो जाएगा। तो इन सब का गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4 गुणे 22 और गुणे कितना हो जाएगा, तो 2.1 गुणे 2.1 और गुणे 0.1 हो जाएगा। तो चूंकि 2 स्थान तक आपको बताना है तो 2 स्थान तक मैं वैल्यू निकाल देता हूँ। तो इसमें 4 का गुणा करूँगा तो 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 441 होता है। 2 स्थान पर दशमलव लगा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4.41 हो जाएगा। इसमें 0.1 का गुणा करूंगा तो ये दशमलव कितने स्थान पर हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 88 गुणे 0.441 हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि दशमलव आपको 2 स्थान तक, तो मैं सिर्फ 4 को ले लेता हूँ। ठीक है, तो 88 में अगर 0.44 यानी कि अगर मैं इसको 0.5 भी मानता हूँ तो 88 का आधा कितना हो जाएगा, तो 88 का आधा हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 44 से वैल्यू थोड़ी सी कम आनी चाहिए। और ऑप्शन पे देखो तो वैल्यू सारी बहुत दूर दूर तक है, 44 से थोड़ा सा कम सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व करने नहीं जाऊँगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 संख्याएं जो कि 1:11:19 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्त 8778 है तो उनका महत्तम समापवर्त कितना होगा। तो मैं बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन कि मैं मान लेता हूँ कि संख्याएं क्या हैं, तो 1 है, 11 है और 19 है। तो ये इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 8 7 7 और 8 के बराबर हो जाएगा। आपसे 1 की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 9 में 1 का गुणा करूँगा तो 9 हो जाएगा और इधर है लास्ट में 8 है, तो 9 में किस चीज़ का गुणा करूँगा तो 8 आएगा। तो देखिए 0 का गुणा करूँगा तो 8 नहीं आएगा। 4 का गुणा करूँगा तो 8 9 चौको 36, ये भी नहीं होगा। 6 का गुणा करूँगा तो 9 6 54 8 नहीं आ रहा है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में जो 2 लास्ट में दिया है, तो 9 में 2 का गुणा करूँगा तो 8 आएगा। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 42 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते थे, लेकिन मुझे ये तरीका सही लगा इसलिए मैंने बता दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि वह 20 रुपये प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य वाला सेंधा नमक 17 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचता है। यानी कि वो बता रहा है कि मेरी जेब से 20 रुपया जा रहा है, लेकिन मैं आपको दे कितने में रहा हूँ, तो 17 में दे रहा हूँ। ठीक है, आया कर रहा है कि लेकिन वह 1134 ग्राम के बजाय कितना तौलता है, तो 567 अपनी जेब से लगाता है और उसको दे कितना रहा है, तो उसको दे रहा है 1134। आपसे पूछ क्या रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए इतना उसके जेब से जा रहा है, इतना उसको मिल रहा है, तो देख लीजिए कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो 7 दूना के 14, 6 दूना के 12 13, यानी कि ये इसका 2 गुना है। तो इसको लिख लूँगा 1, तो ये 2 हो जाएगा। तो 20 में 1 का गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 17 में 2 का गुणा करूँगा तो ये 34 हो जाएगा। अब 20 रुपये का सामान 34 पे बेच रहा है, तो कितना अधिक उसको मिल रहा है, तो 14 अधिक मिल रहा है। कितने पे, 20 पे। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा, तो 20 पचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 14 में 5 का गुणा करूंगा तो 70% का क्या होगा, उसको लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1921 में एक कस्बे की जनसंख्या 3,47,900 थी। यदि 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या में 50% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई तो वर्ष 1941 में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए वर्तमान जनसंख्या जो है वो कितनी है, तो 3,47,900 है। ठीक है, तो 50% की वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 150/100 करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 होगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 से इसको कट करूँगा तो ये हो जाएगा 4/8 32 हो जाएगा, 2 27 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, 3 39, 4 9 36 हो जाएगा और 3 30 हो जाएगा, 4 7 28, 2 20, 4 5 20 हो जाएगा। इंटू 3 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब तरीका ये है कि आप इसका गुणा कर लीजिए, तो 9 में 5 का गुणा करेंगे तो 9 5 45, लास्ट में 5 आ रहा है और लास्ट में 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 425 केले 3 बंदरों के बीच, जो कि इस अनुपात में है, वितरित करना है तो कह रहा है कि तीसरे बंदर को कितने केले मिले। तो इस अनुपात को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो नीचे वाली जो वैल्यू है 3 5 5 है, इसको बराबर कर लेता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम 15 हो जाएगा, तो 3 से करूँगा तो मैं 5 बार चला जाएगा, तो 5 में 8 का गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 40, अनुपात 7 के 21 हो जाएगा, अनुपात 8 के 24 हो जाएगा। ये इन तीनों का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 2 4 और 4 8 हो जाएगा। यानी कि 85 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 425 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है कि तीसरे बंदर को कितने केले मिले, यानी कि आपसे 24 की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकाल दूंगा तो 425 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। आपसे 24 की वैल्यू पूछ रहा है तो 425 डिवाइडेड बाई 85 इंटू क्या करूँगा मैं, 24 कर दूंगा। तो देखिए तरीका तो ये है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये 5 बार आपका चला जाएगा और 24 में 5 का गुणा करेंगे तो 120 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो देखिए 24 में एक फैक्टर आपको दिख रहा है 4, तो आप चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन 4 से कट जाएगा। 21 लास्ट में है, ये 4 से नहीं कटेगा। 19 से लास्ट में, ये भी 4 से नहीं कटेगा। 18 है, ये भी नहीं कटेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr इंटू एच होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr ब्रैकेट में होता है h प्लस आर। इसका क्या है, तो आधा है। इसका मतलब अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर लेता हूँ तो ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2h इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो h प्लस आर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से h जो होगा वो r के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन कितना होगा। तो अगर ऊंचाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और बेलन का आयतन कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि 10 गुणे 10 हो जाएगा, और एच की वैल्यू भी 10 है। 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 पाई इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,60,000 है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर कितना होगा। ठीक है, देखिए 25% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है 1/4 होती है। यानी कि अगर वो 4 है तो बढ़ के कितना हो जा रही है, 5 हो जा रही है। तो अगर इसको पीछे जाना है, तो अगर मैं 5/4 बढ़ा रहा हूँ तो पीछे जाना होगा तो मुझे 4/5 क्या होना करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो 2 वर्ष पहले अगर मैं जनसंख्या को p मानता हूँ तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी रहेगी, तो इसका 4/5 और इसका स्क्वायर कर दूंगा, ये 2 वर्ष पहले जनसंख्या रहेगी होगी। और 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी रही होगी, तो इसका बस क्यूब हो जाएगा। तो 4/5 और इसका क्यूब हो जाएगा। दोनों में से मैं देख रहा हूँ कि p इंटू 4/5 का होल स्क्वायर क्या है, कॉमन है, तो ले लेता हूँ। तो 4/5 और इसका होल स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे 4/5 बचेगा। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/5 के। तो यहाँ से p इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और बटा 5 5 25 हो जाएगा, और इंटू 1/5 हो जाएगा। बस इसकी वैल्यू आपको बतानी है। p की वैल्यू कितनी है, तो 2,60,000 है, बस रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2,60,000 और इंटू कितना हो जाएगा, तो 16/25 हो जाएगा,
और इंटू 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे कोई भी 4 का फैक्टर नहीं है, इसका मतलब जो भी आपका आंसर होगा 4 से कटना चाहिए। लास्ट में 30 है, 4 से विभाजित नहीं होगा। इसके भी लास्ट में 30 है, ये भी 4 से विभाजित नहीं होगा। इसके भी लास्ट में 30 है, ये भी 4 से विभाजित नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर यही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जो DE है वो AC के क्या है, समानांतर है। तो मैं चित्र से आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए त्रिभुज है, तो BA और C है, इस AC के समांतर कौन है, तो ये आपका D और E है। ये दोनों क्या है, समांतर है। कह रहा है कि AB और AC पे बिंदु क्या स्थित है, तो D और E स्थित है। मैं बना लिया हूँ। कह रहा है कि यदि BD की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी ये कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है, और AD यानी इसकी लेंथ कितनी है, 17 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि त्रिभुज BDE यानी इसका क्षेत्रफल और जो ये समलंब चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस तरीके से जो ऊपर वाला जो त्रिभुज होगा और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज होगा वो दोनों समरूप होंगे, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटते तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा। और ये वाला जो कोण है वो दोनों त्रिभुज में आ रहा है, छोटे वाले में और बड़े वाले में भी। तो अगर ये त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इनकी भुजाओं में समान अनुपात होगा। तो देखिए अगर छोटे वाले त्रिभुज की भुजा अगर 10 है तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी, तो 10 में 17 जोड़ दूंगा तो 27 हो जाएगी। तो क्षेत्रफल का अनुपात इनके कितना हो जाएगा, तो इनका स्क्वायर कर दूंगा तो 10 का स्क्वायर अनुपात कितना हो जाएगा, तो 27 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 729 हो जाएगा। ठीक है, तो इस छोटे वाले का क्षेत्रफल अगर 100 है और इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 729 है, तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो 729 में से ये 100 माइनस कर दूंगा तो इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और आपसे पूछ क्या रहा है कि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो 100 अनुपात 729 में से 100 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 629 हो जाएगा। और यही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि सरल कीजिए। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25, 25 में से 6 घटा देंगे तो माइनस का 19 बटा कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 9 से भाग देंगे तो ये 3 बार चला जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो ये 5 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ प्लस 3/5 हो जाएगा। चूँकि हर आपका क्या है, बराबर है, तो अंश क्या हो जाएंगे, सीधे जुड़ जाएंगे। तो माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस हो जाएगा, 19 में से 3 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, और नीचे 5 हो जाएगा। तो -16/5 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a + b = 50, a - b = 42, तो a² + b² का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो इन दोनों को जोड़ के और बटा 2 से मैं भाग दे दूंगा। तो 40 और 50 90, 2 92, 92 में अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो 2 चौको 8, 1 12, 2 छके 12, यानी कि 46 a की वैल्यू हो जाएगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी कि इन दोनों का अंतर लेके और 2 से भाग करूंगा तो 50 और 42 का अंतर 8 हो जाएगा, 8 में 2 से भाग करूंगा तो 4 हो जाएगा। तो ये a और b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपसे स्क्वायर पूछ रहा है तो लास्ट वाले डिजिट को देख लीजिए, क्योंकि सब में लास्ट वाली डिजिट जो है वो अलग अलग है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 36 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16, यानी कि लास्ट में 6 इसके में भी आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और लास्ट में 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत कितना दिया है, तो 40 दिया है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए मान लेता हूँ कि यही संख्याएं हैं, 4, 5 और 6 संख्याएं हैं, तो इनका औसत कितना हो जाएगा, तो इन तीनों को जोड़ के, और चूंकि संख्याओं की संख्या 3 है तो 3 से भाग करूंगा, तो 6, 5 11 और 4 15, 15 में अगर 3 से भाग करूंगा तो इनका औसत क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना है कि औसत कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। तो कितने गुना है, तो ये 8 गुना है, यानी जो भी हमने संख्या मानी है वो संख्या उतनी न हो कि उसका 8 गुना हो जाएगा। तो आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो ये 6 ना हो कि इसका क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो 6 का 8 गुना करेंगे तो 48 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 9 से 1/3 घंटे लगते हैं। कह रहा है कि यदि इस अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से पानी टैंक में न तो आता हो और न ही बाहर जाता हो तो इस रिसाव के कारण पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। तो देखिए, मान लेता हूँ कि ये जो पंप है ये इसको 8 घंटे में भर सकता है और जो रिसाव है उसको मैं बी मान लेता हूँ। तो जब ये रिसाव और इसके साथ जब दोनों साथ में काम करते हैं तो कितने घंटे में भरता है, तो 9 से 1/3 घंटे में। इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा तो ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 27 और एक कितना हो जाएगा, तो 28/3 हो जाएगा। इन दोनों कैल्शियम निकाल देता हूँ, तो इन दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 14 दूना के 28 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। क्योंकि इस 8 में क्या है, तो 2 × 2 × 2 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों कैल्शियम हो जाएगा। 8 से भाग करूँगा तो ये 14 बार चला जाएगा और अगर 28 से भाग करूँगा तो ये आपका 4 या 12 बार चला जाएगा। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी 14 निकल के आ गई और ए प्लस बी दोनों की इफिशियंसी 12 निकल के आ गई। तो यहाँ से बी यानी कि रिसाव की इफिशियंसी कितनी निकल के आ जाएगी, तो 14 में से क्या करूँगा मैं 12 घटा दूंगा, तो यानी कि -2, यानी कि 2 आने का मतलब क्या है कि ये जो है वो खाली कर रहा है। तो यहाँ से बी की इफिशियंसी 2 निकल के आ गई। अब कह रहा है कि जो पूरा टैंक है जिसकी कैपेसिटी इतना है इसको खाली करने में इस 2 इफिशियंसी से कितना समय लगेगा। तो क्या करूँगा, तो 14 × 8 और डिवाइडेड बाई क्या करूँगा 2 कर दूंगा। तो 2 से भाग करूँगा तो ये 4 बार चला जाएगा। तो 14 में 4 का गुणा करूँगा तो 56 घंटे में क्या करेगा, यह रिसाव उसको पूरी तरीके से खाली कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में 56 दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश ने एक दुकान से x + y प्रति गुड़िया की दर से 4x - 3y गुड़िया खरीदी। तो रमेश द्वारा दुकानदार को भुगतान की गई कुल धनराशि कितनी होगी। तो देखिए, इतने रुपए के हिसाब से इतना गुड़िया खरीदा, तो जैसे मान लीजिए आपने 5 चॉकलेट खरीदा और प्रति चॉकलेट का मूल्य अगर 2 रुपया है तो आपने कितना दुकानदार को पैसे दिए होंगे, तो इस 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 10 रुपया आपने दिया होगा। वही काम मैं यहाँ पे करूँगा। तो क्या करूँगा मैं x + y का इसमें क्या करूँगा गुणा कर दूंगा, किस में, तो 4x और -3y में गुणा कर दूंगा। तो बस चेक कर लेता हूँ। तो देखिए, x का 4x में गुणा करूँगा तो 4x² आ जाएगा, इसमें x² है, इसमें भी x² है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। आपका या तो तीसरा हो सकता है या तो चौथा हो सकता है। ठीक है, अब y की वैल्यू को चेक कर लेता हूँ। तो देखिए, y का इस 3y में अगर गुणा करेंगे तो -3y² हो जाएगा और -3y² ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो ये 6 बार चला जाएगा। 18 में से 6 घटाएंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब भाग को सॉल्व कर लूँगा तो ये 2 से कट करूँगा तो 1 बार चला जाएगा, तो 12 यहाँ, यानी कि इतना पूरी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 12। अब इसका क्या करूँगा मैं 24 × 6 × क्या करूँगा मैं 12 कर दूँगा और यहाँ से क्या करूँगा मैं लास्ट डिजिट को चेक कर लूँगा। तो 6 चौको 24, 4 दूना के 8, यानी कि लास्ट में 8 आना चाहिए और लास्ट में 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि लोगों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% पुरुष हैं, तो मैं लिख लेता हूँ मेल, फीमेल और बच्चे को चिल्ड्रन यानी कि सी कर लेता हूँ। तो 20% क्या है, तो पुरुष हैं, 30% क्या है, तो महिलाएं हैं, तो बाकी के बच्चे जो हैं वो बच्चे हैं, तो 50% क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि उनका औसत वजन क्रमशः, तो इनका जो औसत वजन है इसका 50 किलोग्राम है, इसका 40 किलोग्राम है और बच्चों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। तो कह रहा है कि समूह का औसत वजन किलोग्राम में कितना होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी भी औसत निकालनी होती है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लूँगा कैलकुलेशन कम करने के लिए। तो यहाँ से मैं 0 से 0 ये तीनों में से मैं काट देता हूँ परसेंटेज के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2:3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इन पे क्या करता हूँ, वेटेज एवरेज का फार्मूला लगा देता हूँ। तो मैं मान ले रहा हूँ कि एवरेज क्या है, इनका औसत 40 है, ये मैंने माना है। तो यहाँ पे 50 है, 10 अधिक है, कितने पे अधिक है, तो 2 लोगों पे, यानी कि 20 अधिक है। अब ये 20 कितने लोगों में बटेगा, तो 5, 3, 8 और 2 10 लोगों में बटेगा। तो 10 लोगों में अगर 20 बटेगा तो प्रति व्यक्ति 2 की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो जो हमने औसत 40 माना था वो 40 9 के इससे 2 अधिक, यानी कि कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है।
तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 19 जून 2025 को सेकेंड शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने एक एक करके सॉल्व करा दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।